ग्रीन मैन्योर बनाने में उपयोग करें तो हो सकता है। वही बात कर रहे हैं, आगे बात करेंगे, सब आएगा। थोड़ी सी शांति रखें, सब्र करो। चलो नेक्स्ट हम बात करें बेटा यहाँ पर कि हमारे जो हरी खाद है वो हरी खाद के प्रकार कितने हैं, मतलब कितने टाइप की हरी खाद हो सकती है। तो जनरली जब हम बात करते हैं तो हरी खाद के दो प्रकार होते हैं बेटा। एक तो कौन सी होती है, इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। कौन सी बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वस्थान। क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ी थी क्या, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ी थी, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन पढ़ा था, जर्म प्लाज्म का जो संरक्षण है वो पढ़ा था ना हमने। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा, इन सीटू और एक्स सीटू होता है। ठीक है, इन सीटू का मतलब स्वस्थान, एक्स सीटू का मतलब बाहरी स्थान। ठीक है, ये दोनों ही थे। इन सीटू जो था हमारा जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, उसका एग्जाम्पल बताओ। इन सीटू जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन का एग्जाम्पल एक ही याद रखना था, वेरी गुड। कौन सा, जीन सेंचुरी। और एक्स सीटू का बैंक। ठीक है, बैंक कोई सा भी हो, चाहे वो सीड बैंक हो, जीन बैंक हो, डीएनए बैंक हो या प्रोटोप्लाज्म बैंक हो, कोई सा भी बैंक है वो किसके अंदर आएगा, एक्स2 में आएगा। वहां बात करी थी, उसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जब बात करें बेटा ग्रीन मैन्योरिंग की, तो ग्रीन मैन्योरिंग भी कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। एक तो कौन सी है, इन सीटू या स्वस्थान ग्रीन मैन्योरिंग। दूसरी कौन सी है, एक्स2 या फिर बाहरी स्थान ग्रीन मैन्योरिंग। ठीक है, इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि उसी स्थान पर ग्रीन मैन्योरिंग करनी है जहां पर उसको यूज करना है। और एक्स2 का मतलब ग्रीन मैन्योरिंग वहां करनी है जहां पर उसका यूज नहीं करना। सिंपल शब्दों में लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी हरी खाद है, ठीक है, उस हरी खाद की जो फसल है, उस हरी खाद की फसल को खेत में उगाना। कहाँ उगाना बेटा, खेत में उगाना, जहां उसे खेत में मिलाना हो। ठीक है, दूसरा बात करें एक्स2 की, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी दूसरे स्थान से, ठीक है, किसी दूसरे स्थान से हरी खाद की फसल लाना। ठीक है, अब उसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर जिस खेत में हमें ग्रीन मैन्योरिंग करनी है उसी जगह फसल उगाई तो क्या कहलाएगा, इन सीटू। और अगर बात करें से हम लेकर आए हैं फिर खेत में मिला दिया तो उसको क्या कहेंगे, एक्स2 कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात याद क्या रखें कि जब हम इन सीटू की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फसलें हम उपयोग करते हैं वो किसकी होनी चाहिए, लेग्यूमिनेसी की। किसकी होनी चाहिए, लेग्यूमिनेसी कुल की होनी चाहिए बेटा। लेकिन जब हम बात करें एक्स2 की, तो एक्स2 के अंदर हम फसल का उपयोग नहीं कर पाते। कारण क्या है, खुद सोच के देख लो। अगर तुम्हारे गांव में 10 खेत हैं या 100 खेत हैं, तुम कहो कि मुझे ग्रीन मैन्योरिंग करनी है, तुम बाकी बचे हुए 99 लोगों से जाकर पूछो कि मुझे ग्रीन मैन्योरिंग करनी है, अपनी फसल दे दो, कौन देगा, कोई देगा क्या, नहीं देगा। उसकी फसल वो अपने खेत में यूज करेगा ना, तुम्हें क्यों देगा। ठीक है, तो वो नहीं देगा। तो आप क्या करेंगे फिर कि आपके फसल के आसपास या गांव के आसपास क्या मिल रहे हैं आपको, वृक्ष मिल रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो भी झाड़ियां मिल रही हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं जो भी हमारे ट्रीज हैं या फिर जो श्रब्स हैं उनका हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि किसी और के खेत की फसल आप अपने खेत में लेकर तो नहीं आ सकते। लॉजिकल चीज है ना, तो सिंपल सी है। ठीक है, तो एक्स2 के अंदर हम क्या यूज करते हैं बेटा, ट्रीज और श्रब्स यूज करेंगे, जबकि इन2 जो है उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, लेग्यूमिनेसी या फिर फैबेसी कुल की फसलें उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरी चीज हम बात करें कि ये लेग्यूमिनेसी कुल की फसल हम खेत में मिला रहे हैं, तो हम हमारी फसल का कौन सा पार्ट खेत में मिलाएंगे। हमारी फसल में अलग अलग पार्ट होते हैं ना, जड़ें हो गई, तना हो गया, पत्तियां हो गई, फूल भी आ गए, पूरा का पूरा ही खेत में मिलाओगे ना, ऐसा थोड़ी जड़ें अलग से निकाले फेंक दोगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जब मिट्टी में मिलाया जाता है या मृदा में मिलाया जाता है
तो उस समय हम कहेंगे कि हम संपूर्ण फसल जो है, उस संपूर्ण फसल को हम क्या करते हैं, मृदा में मिला देते हैं। ठीक है, कोई भी भाग ऐसा नहीं रहता जो हमारे खेत के ऊपर रह गया हो, हम सभी को खेत में मिला देंगे। ओके, लेकिन जब XC2 की बात करें तो हम यहाँ पर वृक्ष और झाड़ियों की बात कर रहे हैं। तो कौन सा पेड़ है जिसको तुम लाकर पूरा खेत में मिला दो? नहीं ला सकते। ठीक है, तो हम क्या मिलाएंगे बेटा, उनकी या तो पत्तियां होगी या फिर उनकी टहनियां होगी। ठीक है, इन्हीं को उपयोग करेंगे। तना मत लिख देना, तना नहीं ला सकते हैं। ठीक है, उसको मिला भी नहीं सकते हैं। ठीक है, या फिर बात करें इसके अलावा उसके फूल ले आए या फिर जो छोटे फल हैं वो साथ में आ गए, वो अलग बात है। बाकी मेनली पत्तियां और टहनियां यूज करनी है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए फिर बात करें इसके अंदर कि जो हमारी इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग है, इसके लिए जो फसल हम उपयोग करेंगे उसकी अवधि या फिर उसका टाइम कितना होगा। ठीक है, तो आप खुद ही बता दो, कोई फसल आपने खेत पे लगाई, उसका टाइम कितना रखोगे? 4 से 5 महीने। लेकिन हम तो उसको 50% फ्लावरिंग स्टेज पे ही खेत में मिला रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? लगभग 3 महीने भी नहीं जाएगा, 2 महीने ही रहेगा लगभग। ठीक है, तो हम कहते हैं लगभग 2 महीने, 1.5 से 2 महीने के आसपास होगा। तो यहाँ पर अगर हम समय की बात करें, टाइम की बात करें, तो टाइम हमें कितना रखना है बेटा? लगभग 1.5 से 2 माह। कितने माह? 1.5 से 2 माह में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर समय की बात करें कि यहाँ पर कितना समय लगेगा, तो बताओ। अब पेड़ का बड़े होने का इंतजार मत करना, जितने भी हो आसपास के सारे ले आना। ठीक है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर समय के लिए कोई पाबंदी नहीं है। मतलब जब हम चाहे तब ग्रीन मैन्योरिंग हमें मिल सकती है। तो दोनों का फायदा भी है, दोनों का नुकसान भी है। ठीक है, फायदा क्या हुआ ग्रीन मैन्योरिंग का, इन सीटू का, कि हमारी फसल वहीं उग रही है जहां पर खेत है। ठीक है, बाहर से कहीं से लाने की जरूरत नहीं। लेकिन XC2 का फायदा क्या है कि जब चाहो तब आपको ग्रीन मैन्योरिंग मिल जाएगी। आपको यहाँ पर 1.5 से 2 महीने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसका फायदा भी है और नुकसान भी है, दोनों चीजें हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इतना सा है, पहला कि यहाँ पर हम कौन कौन सी फसलें जो है वो उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले XC2 की फसलें देख लेते हैं, फिर उसके बाद इन सीटू की लिखेंगे। ठीक है, तो कॉलम को आगे चलने देना, आपको सिर्फ उसके नाम लिखने हैं। ठीक है, नाम कौन कौन से हैं देख लो। ये जो चारों आप देख रहे हैं बेटा, ये XC2 के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? XC2 के। ठीक है, एक जो है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? गैलेरीसीडिया। क्या बोलते हैं इसको? गैलेरीसीडिया। इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? देखा हुआ है क्या? इसको देखने के लिए बचपन में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अब याद नहीं आएगा। ठीक है, ये बचपन में देखा होगा, ये अपने यहीं पे रोड पे इधर आगे लगा हुआ है। ठीक है, ये गैलेरीसीडिया जो है बेटा, इसकी एक खास बात है, वो हमें याद रखनी है। क्या खास बात याद रखनी है? कि आपने जितनी भी क्रॉप्स पढ़ी उसमें दलहनी फसलें पढ़ी होगी। ये अकेला ऐसा पौधा है जो क्या है बेटा? लेग्यूमिनेसी का है। मतलब ये किसका है बेटा? दलहनी या फिर हम कहें फैबेसी कुल का पौधा होता है। और ये क्वेश्चन जो है वो हमसे ICR पूछ चुका है। ठीक है, गैलेरीसीडिया नाम का जो वृक्ष है, जो पेड़ है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा पौधा है, इस पौधे की जो कुल है वो कौन सा है, इसकी फैमिली कौन सी है, ये पूछा हुआ है। और हम क्या सोचते हैं, हमारी जो क्रॉप्स है वही लेग्यूमिनेसी की है। ठीक है, तो ये कौन सी फैमिली का है बेटा? लेग्यूमिनेसी का। ये अच्छे से याद रखना। ठीक है, आपके इसी रोड पे सामने लगा हुआ है, जाकर देखना चाहो देख लेना। इसकी लीव्स जो है वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम इसको यूज करते हैं किसके लिए? ग्रीन मैन्योरिंग के लिए। और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेगी जब लेग्यूमिनेसी का है तो, है ना। चलिए दूसरी बात करें बेटा, ये तो आपने देखा हुआ होगा, ये देखा हुआ है क्या बोलते हैं इसको? करंज कहते हैं। क्या कहते हैं? करंज। ठीक है, हाँ, पोंगोमिया पिन्नाटा तो कहते ही है,
लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है बेटा, करंज है। इसको हम बोलते हैं पोंगोमिया पिन्नाटा। ओके, चलिए, करंज देखा हुआ है। इसके फल जो है उनको बचपन में ज्यादातर हम बादाम समझ लेते थे, कड़वी बादाम, याद आ गया, क्योंकि ये बहुत कड़वा लगता है। ठीक है, ये चीज जो मेरे साथ भी हो चुकी। हम आर्मी एरिया में रहते थे तो उस टाइम पर वहां पर कुछ अच्छे बादाम के पेड़ थे, तो उसमें से कभी फोड़ फोड़ कर खाया करते थे। एक दिन ये दिख गया, मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है, इतने सारी बादाम। तो मैं बैग भर के घर पे ले गया। मगर ठीक है, अब सारी निकालते हैं, स्टोर करते हैं, रोज एक एक खाएंगे। तो अब मैंने सारी फोड़ के निकाल भी दी, तब तक खाई भी नहीं। अगर अभी खा लूंगा तो बाद में फिर रहने दो, अभी नहीं खाऊंगा, पहले सारी निकाले फिर खाएंगे। होता है ना, ऐसी आदत मूंगफली के साथ भी होती है, पहले मूंगफली सारी निकाले फिर आराम से खाएंगे, है ना, एक एक अलग अलग निकाल के नहीं खाते। तो निकाल भी लिया, रख लिया, फिर उसके बाद खा के देखते हैं। जैसे ही खाई बस वो सारी की सारी बादाम फेंकनी पड़ी। तो तब मुझे पता पड़ा कि ये कड़वी बादाम है। लेकिन आज पता लगता है कि वो कड़वी बादाम नहीं थी, ये क्या है बेटा, करंज है। ठीक है, और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, पोंगोमिया पिन्नाटा कहते हैं। इसकी एक खास बात है वो हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? अभी तक हमने निमेटोड नहीं पढ़ा है ना, सूत्रक्रमी पढ़ा नहीं है ना, उसके लिए ही क्वेश्चन आता है बेटा। ये जो पोंगोमिया पिन्नाटा है ये किसके लिए काम आता है बेटा? सूत्रक्रमी के नियंत्रण के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है बेटा? सूत्रक्रमी नियंत्रण में काम आता है। मींस निमेटोड का कंट्रोल करता है। किसका कंट्रोल करता है? निमेटोड का कंट्रोल करता है। तो अगर एक बात बताओ, आप इस पोंगोमिया पिन्नाटा या करंज का उपयोग अगर सॉइल में करोगे तो उससे निमेटोड क्या होंगे? कम हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो आपका आईसीआर में एमएससी लेवल पर पूछा हुआ है। ठीक है, निमेटोलॉजी से रिलेटेड था, आईसीआर में पूछा एमएससी के लेवल पर कि जो करंज है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पोंगोमिया पिन्नाटा। हम वैसे तो याद नहीं रखते, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है इसलिए हमें याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद जब हम खलियां पढ़ेंगे उन खलियों में करंज की खली भी आएगी, है ना, तो इसीलिए हमें उसका नाम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो पोंगोमिया पिन्नाटा। दूसरी हम बात करें बेटा, अगला जो हमारे पास है वो कौन है? देखा है क्या इसको? हाँ, ये तो देखा होगा, ये भी यहाँ पे है। हाँ, इसको तोड़ दें, फिर उसके बाद इसको अलग करके फिर इसके अंदर वो कांटा लगा के फिर पंखा बना देते हैं। हाँ, याद आया? हाँ। चलो, हम गांव के बच्चे हैं सर, हम ऐसे ही खेलते हैं, हमारे लिए खिलौने नहीं आते, हम खिलौना बना लेते हैं, है ना, सही है? अरे आते हैं, खिलौने आते हैं, ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। चलो, तो ये जो है इसको आप बचपन में बहुत देख चुके हैं बेटा, यही काम किया करते थे, मैंने भी यही करा है। ठीक है, इसीलिए मेरे को याद है ये। तो इसका नाम क्या है बेटा? ल्यूकेनिया लुकोसिफेला। क्या नाम है? लेकिन आईसीआर ने भी पूछा और जेट ने भी पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा बेटा? कि जो सुबबूल है, क्या है? सुबबूल। ठीक है, सुबबूल जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हमने क्या कहा? ल्यूकेनिया लुकोसिफेला। ठीक है, तो ये किसका नाम है बेटा? सुबबूल का। बबूल नहीं कहेंगे बेटा, बबूल अलग हो जाता है। ठीक है, बबूल जो है वो अलग है, ये सुबबूल है। सुबबूल जो है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा बबूल है, क्योंकि इसमें कांटे नहीं होते हैं, है ना, कांटे नहीं होते ना इसमें, है ना, बस इसके जो है लंबे लंबे से स्टेम निकलते हैं, उसके ऊपर फलियां लग जाती है। इसको बकरियां भी बड़े चाव से खाती हैं। ठीक है, तो इसको हम उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। लास्ट बात करें बेटा, लास्ट हमारे पास जो बचा हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपने देखा हुआ होगा। प्रतापगढ़ से कौन है? बांसवाड़ा से।
तुमने देखा हुआ है, क्या है ये? महुआ है। क्या है बेटा? महुआ। ठीक है, महुआ जो है बेटा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कोर्स के हिसाब से, लोगों के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है लेकिन कोर्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महुआ की जो खली है उसका यूज करना है, ऑयल केक का यूज करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो महुआ जो है बेटा इसका नाम क्या है? बेसिया लेटिफोलिया। क्या नाम है बेटा इसका? बेसिया लेटिफोलिया। हाँ बेटा, ये एक्सीटू है, इंसीटू नहीं है, पेड़ है सारे, एक सीटू में आएंगे, इंसीटू में लिख दिया। चलो, तो 4 नाम याद करने बेटा। पहला कौन सा है? गैलेरिसीडिया। दूसरा कौन सा है? करंज, पिंगोमिया पिन्नाटा। तीसरा कौन सा है? सुबोबुल, लुकेनिया, लुकोसिफेला। और चौथा है महुआ, बेसिया लेटिफोलिया। ये चारों जो है वो किसके लिए यूज होते हैं? XC2 ग्रीन मैन्योरिंग के लिए। आपको क्वेश्चन जो है वो इतना सा फ्रेम करके देगा बेटा, निम्न में से XC2 ग्रीन मैन्योरिंग या बाहरी स्थान हरी खाद के लिए उपयोग किया जाने वाला पौधा है। ठीक है, एक दे देगा आपको वहां पर पिंगोमिया पिन्नाटा, एक दे देगा क्रोटोलेरिया जुन्सिया, एक दे देगा वहां पर आपको हम कह सकते हैं दे दिया आपको विग्ना रेडिएटा, और एक आपको दे दिया लेंस एस्कुलेंटम। तो क्या करोगे? पिंगोमिया पिन्नाटा, क्योंकि बाकी जो नाम लिए ना वो आगे आने वाले हैं। ठीक है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया क्या है? सनई। विग्ना रेडिएटा क्या है? मूंग है। लेंस एस्कुलेंटम क्या है? मसूर, लेंटिल। ठीक है, इसीलिए आपको बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं चारों नाम ऐसे दे देता, करंज, मूंग और मसूर, तो आप बहुत आसानी से बता देते, लेकिन मुझे क्वेश्चन को टफ करना है तो मैंने क्या करा? साइंटिफिक नेम दे दिए। अब बताओ, फिर बता दिया। ठीक है, तो कैसे पता लगा? क्योंकि हमने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा होता तो कहां से आंसर करते? हम तो क्रोटोलेरिया जुनसे ढूंढते फिरते ये कौन आ गया, क्योंकि बाकी तो पता लग जाता, लेकिन क्रोटोलेरिया जुनसे कंफ्यूजिंग है, या फिर पिंगोमिया पिन्नाटा ढूंढते रहते, ये तो सुना ही नहीं आज तक। तो इसीलिए हमें साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइंटिफिक नेम सारे पढ़ लेना, सबके सब याद होने चाहिए। याद करने के लिए अलग से रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ दिन का थोड़ा सा टाइम जो है 5-10 मिनट वो आपको सिर्फ पढ़ना है कि ये नाम है। आप कुछ दिन पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएंगे। रोज के 5 मिनट तो खत्म होंगे, खर्च होंगे, लेकिन अगर आप हफ्ते भर भी 5 मिनट निकाल लोगे ना तो आपको वो याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हर रोज याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बीच में छोड़ दिया फिर वो वापस मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, मेरे लिए तो सबसे बेस्ट ये था कि मैं लास्ट में याद करता था, जब एग्जाम होने वाला है उस टाइम, उसके 2 हफ्ते पहले हर रोज जो है वो 3-4 बार है ना बैठ के सारे नेम जो है वो पढ़ते थे, अपने आप याद हो जाते थे। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, बट अभी से याद कर लो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर वो चीजें आएगी और आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके काम भी आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से कर ले। चलिए अगली बात करें बेटा, यहाँ पर कैरेक्टर्स ऑफ ग्रीन मैन्योर। चलो इसको बाद में बात करेंगे, पहले अपन एग्जाम्पल्स की इन सीटू की। ठीक है, तो इन सीटू के लिए जो हम बात करते हैं बेटा, एक कौन है? ढेचा। कौन सा है? ढेचा। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी ढेचा ही कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा? सेसबेनिया। क्या नेम है इसका? सेसबेनिया स्पीशीज। ठीक है, सेसबेनिया स्पीशीज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसकी प्रजातियां अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक है, सेसबेनिया देखा हुआ है क्या तुमने? नहीं देखा हुआ है क्या? ये भी रोड के साइड में कई बार दिख जाता है। ठीक है, जहां पर पानी जो है ज्यादा है उस जगह पर आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, सेसबेनिया जो है बेटा ये हमारी एक अद्भुत फसल है। कैसी फसल है? क्यों है उसकी हम बात करेंगे। पहली चीज क्या है कि सेसबेनिया की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक हमारे पास कौन सी बेटा? सेसबेनिया रोस्टाटा। कौन सी बेटा? सेसबेनिया रोस्टाटा। और दूसरी जो हमारे पास प्रजाति है बेटा वो कौन सी है? सेसबेनिया एक्यूलेटा। कौन सी है बेटा?
एक्यूलाटा या एक्यूलेटा कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है वो हमें पहले पता होना चाहिए, ठीक है। सेसबेनिया रोस्टाटा की बात करें तो इसके अंदर क्या मिलता है बेटा, एक तो जड़ और इसके साथ साथ तना, ठीक है। इन दोनों में क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा, ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रंथियां का मतलब क्या है, गांठें, ठीक है। ग्लैंड्स नहीं है वो, ग्रंथियां बायो वाली अलग है बेटा, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो ग्रंथियां याद करनी है क्रॉप्स में, उसका मतलब है गिठाने, ठीक है। जैसे रूट्स के अंदर है, जड़ों में गिठाने मिलती है ना, ठीक है। तो इसके अंदर जड़ों में तो मिल ही रही है, लेकिन और कहाँ मिल रही है बेटा, तने में। तो दोनों जगह पर इसके अंदर आपको जो है वो गांठें मिलती है, ओके। और जो हमारी ग्रंथियां हैं या गांठें हैं, उनका काम क्या होता है, वेरी गुड, राइजोबियम उनके अंदर रहता है और राइजोबियम वह नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। तो एक बात बताओ, ये जड़ से तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा ही करेगा, उसके साथ किससे करेगा, तने से भी करेगा। तो हुआ ना डबल फायदा, ठीक है। तो ये जो डबल फायदा हो रहा है उससे हमें यहाँ पर कुछ चीजें याद रखना है। पहली तो क्या याद रखनी है बेटा, इट इज द फास्टेस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पौधे हैं उन पौधों में सर्वाधिक तीव्रता से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाली जो क्रॉप है वो कौन सी है, ढैंचा है। जितनी भी क्रॉप्स है सबसे ज्यादा तेजी से या तीव्रता से नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करेगा, ढैंचा करेगा। क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि कितना ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेता है, तो इसके लिए काफी अलग अलग चीजें दी हुई है। नॉर्मली जो हम बात करते हैं ग्रीन मैन्योरिंग की, तो ग्रीन मैन्योरिंग से लगभग 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है फिक्स हो जाती है, लगभग, ठीक है। लेकिन ढैंचा की बात करें तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कई बार। तो मिनिमम से मिनिमम कितना होता है, 80 किलोग्राम। मिनिमम कितना है, मतलब जहां पर बाकी सब खत्म होते हैं ये वहां से स्टार्ट होता है। कहते हैं ना, कई बार डायलॉग मारते खुशी खुशी में कि जहां पर सब लोग सोचना बंद करते हैं मैं उससे आगे से सोचना चालू करता हूं। तो उसका क्या मतलब है, फिर तुम इंसान नहीं हो या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो वैसा नहीं करना है। पर ये ढैंचा ऐसा ही है। कारण क्या बेटा, क्योंकि जड़ का जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो तो हो रहा है, बाकी सबके अंदर जड़ों से हो रहा है। तो 60 से 80 किलोग्राम हो गया। उसके साथ साथ ये तने से भी कर रहा है। तो अगर तने से 0 भी हुआ तो भी मिनिमम तो कितना होगा, 80। और हाईएस्ट जो इसके अंदर दे रखा है बेटा वो हमको करीब 280 किलोग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, इतना हाईएस्ट तक दे चुका है। लेकिन आईसीआर ने हमसे जब क्वेश्चन पूछा था उस समय पर ये ऑप्शन हमको दिया था, ठीक है, 80 to 100 kg पर हेक्टेयर। इसीलिए हम यहाँ पर इसको याद कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है मिनिमम से मिनिमम कितना करना है वो ध्यान रखना बस। मिनिमम कितना करेगा, 80। मैक्सिमम जो है वो आपका 100 किलो भी हो सकता है, 150 किलो भी हो सकता है, वो अलग है, बट मिनिमम याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर बात करें कि ढैंचा जो है इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, किस जगह पर हम लगाए। तो आपने चावल पढ़ लिया क्या, पढ़ लिया पक्का, चलो ठीक है। चावल के अंदर हम ब्राउन मैन्योरिंग यूज करते हैं, भूरी खाद, उसमें किसका यूज करते हैं, याद आ गया। तो अब एक बात बताओ, चावल कहाँ लगाओगे बेटा, कहाँ लगाओगे, एसिडिक सॉइल में। हाँ बिल्कुल सही है, एसिडिक सॉइल। लेकिन मृदा कैसी है, जलमग्न है। जलमग्न है तो पानी कम है ज्यादा है, ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं जहां पर हमारे कौन से क्षेत्र हैं, आर्द्र क्षेत्र। कौन से क्षेत्र, ह्यूमिड एरियाज। या फिर हम बात करें इरिगेटेड एरियाज की तो हम कहेंगे सिंचित क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र, सिंचित। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं तो सॉइल एसिडिक तो है, लेकिन इसको हम दूसरे हमारे जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह की जो एरियाज की है जगह, वहां पर भी यूज करते हैं इसको सबसे ज्यादा। वहां पर ट्रीटमेंट किया जाता है इससे किसका, सोडिक सॉइल्स का। किसका बेटा, सोडिक सॉइल्स का। तो हम कह सकते हैं कौन सी मृदा है, क्षारीय मृदा है। कौन सी मृदा,
क्षारीय मृदा। तो ये तीन चीजें हमें याद रखनी है कि हम ढैंचा का उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। एक तो आर्द्र क्षेत्र जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, या फिर सिंचित क्षेत्र जहां पर सिंचाई अच्छी है, और तीसरा क्षारीय मृदाओं के सुधार में। किसमें करेंगे बेटा? क्षारीय मृदाओं के सुधार में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये सॉइल को एसिडिक बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो याद रखना है। अकेली ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है जिससे हम क्षारीय मृदा का सुधार करते हैं। क्षारीय मृदा पढ़ ली क्या बेटा? नहीं पढ़ी क्या? अभी सॉइल साइंस में पढ़ी होगी ना? नहीं पढ़ी? चलो कोई बात नहीं। एसिडिक सॉइल पढ़ ली? वो भी नहीं पढ़ी है? पढ़ ली? आधी तो तुम मुझे बताते ही नहीं होगी, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसलिए मत बताओ इनको, नहीं पढ़ा हमने। चलो, एक था बेटा लवणीय मृदाएं या जो सैलाइन सॉइल है, उनका सबसे अच्छा सुधार या रिक्लेमेशन किससे होता है? तो हम कहते हैं जलमग्नता से। ठीक है, मतलब आप सॉइल में पानी भर के रख दो, सारा का सारा सॉल्ट है वो नीचे लीचिंग हो जाएगी उसकी, है ना? वो लवणीय मृदाओं के लिए। क्षारीय मृदाओं के लिए कहा जाता है ग्रीन मैन्योरिंग। क्या कहा जाता है? ग्रीन मैन्योरिंग। ठीक है, इसके साथ साथ हम वहां पर बात करेंगे किसकी? लाइम और जिप्सम की। याद आया? जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला पता है? ओके। क्षारीय मृदा जो है उसके अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? क्षारीय मृदाओं में सोडियम होता है। ठीक है, मोलिब्डेनम भी है, वो तो उपलब्ध होता है बेटा, है ना? वो भी गलत नहीं है, सही है। लेकिन ज्यादातर जो सॉल्ट होते हैं वो किसके? सोडियम के। तो सोडियम से ज्यादा जो पावर है वो किसके पास है? कैल्शियम के पास। इसीलिए हम जिप्सम या लाइम का यूज करते हैं, जिससे सोडियम को कौन रिप्लेस कर देता है? कैल्शियम। और सॉइल जो है वो एसिडिक की तरफ आ जाती है, न्यूट्रल की तरफ आ जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो क्षारीय मृदाओं का सुधार और लवणीय मृदाओं का सुधार दोनों जो है वो एग्जाम में पूछा हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ना। प्रॉब्लमेटिक सॉइल से वो आपके कोर्स में है। ठीक है, चलिए फिर बात कर ले बेटा। सेसबेनिया एक्यूलेटा जो है, इसके अंदर केवल क्या होती है? जड़ ग्रंथियां होती है। क्या होती है बेटा? जड़ ग्रंथियां। इसमें तने में ग्रंथियां नहीं पाई जाती। यही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है कि ऐसा पौधा जिसके जड़ व तने दोनों के अंदर ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शंस आपको वही 4 मिलेंगे। ठीक है, एक आपको दे दिया पोंगोमिया पिन्नाटा, एक आपको दे दिया गैलेरिसीडिया, एक दे दिया आपको सेसबेनिया रोस्टाटा, और एक दे दिया सेसबेनिया एक्यूलाटा। तो आंसर क्या जाएगा? सेसबेनिया रोस्टाटा। हम वहां पर यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि सेसबेनिया एक्यूलाटा है या रोस्टाटा है, तो इसीलिए हमको याद रखना होगा इसको स्पीशीज के आधार पर। समझ में आ गई बात? ठीक है, लिख लिया? हाँ, सेसबेनिया एक्यूलेटा में केवल क्या मिलती है बेटा? जड़ ग्रंथियां मिलती है। लेकिन सेसबेनिया रोस्टाटा में जड़ व तना दोनों के अंदर ग्रंथियां मिलती है, स्टेम और रूट नोड्यूल्स दोनों मिलते हैं। अब क्लियर है? एग्जाम्पल समझ में आ गए? एक्सी2 इंसी2 के। ठीक है, एक्सी2 में तो पेड़ याद रखने हैं और इंसी2 के अंदर क्रॉप्स याद रखनी है। पहली हमने बात कर ली किसकी? ढेंचा की। दूसरी हम बात करें बेटा कौन सी है हमारे पास? सन हेम्प। कौन सी है बेटा? ये वही है जिसको आप हिंदी में सनई कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रोटोलेरिया। क्या बोलते हैं? क्रोटोलेरिया जुन्सिया। ओके, क्रोटोलेरिया जुन्सिया की हम बात करें कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो क्रोटोलेरिया जुन्सिया जो है बेटा, इसका कुल कौन सा है? कौन सा कुल है? अरे अभी तो पढ़ रहे हो, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स का कुल कौन सा होगा? लेग्यूमिनेसी या फिर फेबेसी। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हमको इसकी फैमिली नहीं पता, अब पता लग गई। ठीक है, याद रखना है इसको। क्रोटोलेरिया जुन्सिया या सनई जो है, इसकी फैमिली कौन सी है? लेग्यूमिनेसी। एक बार तो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया। हमने अच्छे से ग्रीन मैन्योरिंग पढ़ ली, डेफिनेशन पढ़ ली, कितना करता है ये भी पढ़ ली, ढेंचा का नाम याद कर लिया, कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन आता है वो भी याद कर लिया। एग्जाम में उसकी फैमिली पूछ ली और हम वो गलत करिए हैं। क्या फैमिली है उसकी? हाँ, ढेंचा की। सोच के बताओ।
100% कंफ्यूज, पक्का सही है, ठीक है। पर इसी में कंफ्यूज हो गए कि सर अभी तक तो कभी फैमिली पढ़ी ही नहीं हमने, तो उसकी फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी है, दोनों की लिख लेना। चलिए फिर बात करें सनई की बेटा, तो सनई कहां पर यूज होता है, ज्यादातर यूज्ड इन एरिड एंड ह्यूमिड एरियाज, दोनों जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम बात करें किसकी, राजस्थान की, किसकी बात करें बेटा, राजस्थान में सर्वाधिक उपयोगी जो हमारा फसल है किसके अंदर बेटा, राजस्थान में, वो ढेंचा को ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। और एक बात बताओ, एक छोटी सी, आप इसको क्रॉप्स जब पढ़ोगे, ड्राई लैंड फार्मिंग पढ़ोगे तब आएगा। शुष्क खेती पढ़ लिया ना तुमने, पढ़ लिया ना ड्राई फार्मिंग, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक किसान है जिसने क्या करा, मक्का लगाया, ठीक है। मक्का लगाने के बाद उसने क्या लगाई, वहां पर गेहूं लगा दिया, ठीक है। गेहूं के बाद उसने क्या लगाया, वहां पर सनई लगाई, ठीक है। वो तुम जानो, मुझे क्या पता। तो उसने ये 3 फसलें लगाई, कब लगाई बेटा, 1 साल में। कब लगाई, 1 साल में ये लगाई। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब पता है, फसल सघनता। क्या मतलब है इसका, फसल सघनता मतलब जो ये समय दिया हुआ है, कितना, 1 साल, उस 1 साल में कितनी फसलें लगी है, उसकी सघनता, उसकी डेंसिटी। फॉर्मूला बता देता हूं, तब भी आंसर जो है तब जाकर देना इसका मेरे को। फॉर्मूला क्या है इसका बेटा, फसल सघनता जो हमसे कहती है वो क्या कहती है कि ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ क्रॉप्स अपॉन टाइम इनटू क्या करना है, 100 करना है। चलो अब फसल सघनता बता दो। चलो ठीक है, कितनी फसलें लगाई बेटा 1 साल में, ओके। एक तो मक्का, एक और एक ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप का तुमने क्या यूज करा, नहीं वो इसलिए नहीं करते, वो लॉजिक में बता देता हूं, नहीं तो फिर वापस हम वो ही भूल जाते हैं। सनई का क्या उपयोग करा बेटा, हरी खाद में करा। हरी खाद को खाया किसी ने, मार्केट में बेचा तुमने, उससे पैसे आए तुम्हारे, तो फिर उसको क्रॉप क्यों गिन रहे, क्रॉप नहीं गिनना चाहिए ना उसको। खुद सोच के बताओ, हमने ना तो उसको पशुओं को खिलाया, ना हमने खुद खाया, ना उसे मार्केट में बेचा, ना उससे 2 पैसे की आमदनी हुई, हुआ क्या, बस उगाया और खेत में मिला दिया। खरपतवार भी तो ऐसे कर देते, ठीक है। तो क्या इसको फसल गिनना चाहिए, क्या नहीं गिनना चाहिए, ठीक है। इसीलिए याद रखना, जब भी आप फसल सघनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालते हो तब हरी खाद को कभी भी नहीं गिना जाता है, ठीक है, कभी भी नहीं गिनेंगे। जब भी आप फसल चक्र की बात करेंगे, तो फसल चक्र हो गया ना 1 साल का, ठीक है, तो आप कभी भी उसको नहीं गिनेंगे। अब नहीं गिनेंगे तो अपने पास कितनी फसलें हो गई बेटा, 2, टाइम कितना हो गया, 1 साल इंटू क्या कर दोगे, कितना आ गया, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना आया, 200%, कितनी आ गई। क्लियर है, समझ में आ गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आता है सीधा ही, और जिसने वहां पर पकड़ लिया कि ये ग्रीन मैन्योरिंग है उसको हम सही कर लेंगे, और जिसके समझ में नहीं आया वो गलत कराता है। और दोनों ऑप्शन जो है वो एग्जाम में हमको दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज याद क्या रखना बेटा, जब ये आपको यहाँ पर सनई दिया हो या फिर यहाँ पर ढेंचा दिया हो तभी ऐसा करना है। ऐसा नहीं है मूंग दे दिया और तुम उसको फिर ग्रीन मैन्योरिंग मान के उसको कराओ, वो मत करना, वो गलत है, ठीक है। 2 ही क्रॉप्स याद रखनी है, या तो सनई होगा या फिर ढेंचा होगा। कभी भी दूसरा अरहर दे दिया या मूंग दे दिया, उड़द दे दिया, चवला दे दिया, तब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई मत करना, ठीक है। क्योंकि मूंग का मेन यूज हम किसके लिए करते हैं, खाने के लिए करते हैं, दाने के लिए करते हैं, हम कभी भी उसको ग्रीन मैन्योरिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कर सकते हैं, एग्जाम्पल है, पर करते नहीं है।
ठीक है। तो इसीलिए दोनों क्रॉप्स दे रखी हो तभी ऐसा करना है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अपनी कॉपी के ऊपर एक लाइन में लिख दो, हरी खाद की फसल को, हरी खाद की फसल को फसल चक्र में, हरी खाद की फसल को फसल चक्र में नहीं गिना जाता है। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप इज नॉट काउंटेड इन क्रॉप रोटेशन, ठीक है, उसको हम कभी भी गिनते नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, अगली हमारी जो क्रॉप है वो कौन सी है, लेंटिल, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, मसूर कहते हैं। इसका नाम याद रखना, क्या कहेंगे इसको, लेंस एस्कुलेंटम। ये तो पढ़ चुके हो ना, चलो ठीक है। मसूर देखा हुआ है, नहीं देखा तो यहाँ देख लो, ऐसा होता है। ये चना नहीं है, ठीक है, ये मसूर है। चना जो है बेटा उसकी पत्तियां जो है थोड़ी चौड़ी होती है, इसकी पत्तियां लंबी पत्तियां होती है, ठीक है। बिल्कुल चने जैसा ही पौधा होता है, इसका छोटा सा ही पौधा है, बस पत्तियां जो है थोड़ी लंबी होती है और जो ब्रांचेस है बेटा इसकी शाखाएं वो क्या होती है, इस तरह से थोड़ी मुड़ी हुई होती है। चने में शाखाएं मुड़ी हुई नहीं होती ज्यादातर, ठीक है, यही डिफरेंस करता है। दूसरा, इसकी जो फलियां बनती है तब हमें पता लगता है कि ये मसूर है। बाकी इसके अंदर अगर पॉड बनेंगे हमारे जैसे चने जैसे तो वो चना हो जाएगा, ठीक है। तो काफी अच्छी क्रॉप है, बहुत आसानी से हो जाती है। अगली हम बात करें बेटा कौन सी है, बरसीम। बरसीम का दूसरा नाम कौन बताएगा, बरसीम का दूसरा नाम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम मत कहना, वो साइंटिफिक नाम है, इजिप्शियन क्लोवर, ठीक है। और लूसर्न या रिजका का दूसरा नाम अल्फा अल्फा, पता है ना। चलिए, तो बरसीम जो है बेटा इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। क्या नाम है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, ठीक है। बरसीम हम पढ़ चुके हैं बेटा पहले, ठीक है। बरसीम का कुल क्या है, लेग्यूमिनेसी। रिजका का क्या है, ठीक है, चारे वाली फसलों का राजा और रानी। रिजका क्या है, वेरी गुड, ये बड़ा जल्दी याद हो गया तेरे को। चलिए, तो ये हमें याद रखना है। बरसीम के लिए खास बात हमने याद रखी थी बेटा कि इसके अंदर हमारा जो प्रोटीन कंटेंट है, न्यूट्रिएंट कंटेंट है, वो याद रखना। वो आज तक जो है कम पूछा हुआ है, बड़े एग्जाम्स में है। कितना करा था हमने, 20%, ठीक है। फिर बात करें कि बरसीम जो है इसकी पहली कटाई कब की जाती है, 50 से 55 दिन। फिर अगली सारी कटाई 20 से 25 दिन बाद, ठीक है। हर एक महीने पे आप कटाई ले सकते हो। बरसीम की जो आपकी वैरायटीज हैं वो अच्छे से याद रखना। मस्कावी किसकी वैरायटी है, बरसीम की है ना, ठीक है। खदरावी किसकी है, ये क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। इसको हम ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में भी यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो क्या थे, स्थूल खाद थी। क्या थी, ठीक है, समझ में आ गई बात। स्थूल खाद जो है वो हम पढ़ चुके हैं, वो कंप्लीट है। नहीं बेटा, सारे नहीं है, सिर्फ एक लेग्यूमिनेसी क्रॉप का है, वो हमारा गैलेरीसीडिया है, बाकी कोई लेग्यूमिनेसी क्रॉप का नहीं है। उसमें आप नीम भी यूज कर सकते हो, ठीक है, उसमें लिखना चाहो तो नीम भी लिख सकते हो, नीम भी उसी के अंदर आ जाएगा, 1C2 में ही, ठीक है। चलिए, अभी तक हमने स्थूल खाद पढ़ ली बेटा। कौन कौन सी पढ़ी, पहला तो FIM, दूसरा कंपोस्ट, तीसरा वर्मी कंपोस्ट, चौथा हरी खाद और पांचवा अब पढ़ेंगे। चलिए, पांचवा जो है वो हमारा क्या है, अब स्टार्ट होने वाली हमारी सांद्र खाद है, कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर्स। तो कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर्स क्या होती है बता दो, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, कम होता है। क्या होता है बेटा, कम। और अगर बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर जो हमारे पोषक तत्व है, क्या है बेटा, पोषक तत्व, वो तो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होता है, कम होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, सांद्र खाद कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, सांद्र खाद। तो कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जो है
उसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं बेटा, सांद्र खाद कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें एग्जाम्पल्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हमें सीधा न्यूट्रिएंट कंटेंट पूछता है। ठीक है, कि बर्ड गुएनो है या फिर आपका इसके अंदर फिश मील है, बोन मील है, उसके अंदर कितना नाइट्रोजन मिल रहा है, कितना फास्फोरस मिल रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो आपके इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, पहली बात करें बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, बर्ड गुएनो। कौन सा है, बर्ड गुएनो, या फिर हम इसको हिंदी में कहते हैं गुएनो पक्षी की बीट। क्या कहते हैं बेटा, गुएनो पक्षी की बीट कहा जाता है। ठीक है, अब इसके लिए जो इतने ये फोटो लग रहे हैं ये बिल्कुल सच है। ठीक है, होता क्या है कि गुएनो जो है वो ये पक्षी है, दिख गया, देखा है तुमने, ये समुद्री पक्षी है, कहाँ देख लिया तुमने, पेंगुइन नहीं है ये कि सर ये तो पेंगुइन जैसा लग रहा है, ये पेंगुइन नहीं है, और इसको आपने देखा भी नहीं है क्योंकि ये समुद्र किनारे मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। अच्छा, समुद्र किनारे देखा तुमने, अच्छा वेरी गुड, तो तुम वापस क्यों आए, वही रह जाते, डिस्कवरी पे देखा, अरे वाह क्या बात, ये तो हम भूल ही गए थे कि आजकल हमें जीव जंतुओं के पास जाने की जरूरत नहीं, वो हमारे घर आते हैं, है ना, डिस्कवरी पे, एनिमल प्लेनेट पे, है ना, आते हैं उसमें। तो ये क्या है बेटा, गुएनो पक्षी है, और डिस्कवरी पे कई डॉक्यूमेंट्रीज है इसके लिए आई हुई है। ये कहाँ मिलता है बेटा, समुद्र के किनारे पर, कहाँ मिलता है, ठीक है, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और जो हमारे प्रायद्वीपीय है, मतलब जो ऐसे द्वीप हैं उन जगहों पर ये ज्यादा मिलता है। तो ये जो हमारे पक्षी हैं वो क्या करते हैं, जैसे समुद्र जिस जगह पर आ रहा है बेटा, इस जगह से समुद्र जैसे इधर टकरा रहा है, जहां पर चट्टाने हैं, ये मतलब खुले समुद्र के पास नहीं रहते, कहाँ मिलते हैं, चट्टानों के पास में। ठीक है, तो जहां पर इस तरह से चट्टाने बनी हुई है, इन चट्टानों पर ये बैठे रहते हैं और इनकी आंखें बड़ी तेज होती है चील की तरह। तो जैसे ही समुद्र से कोई मछली जो है वो छोटी मछली भी आती हुई दिखती है लहरों के साथ, तो ये जाकर उनका शिकार करते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़े झुंड में रहते हैं, यहाँ पर तो बहुत छोटा झुंड दिखाया हुआ है, ये बहुत बड़े झुंड में रहते हैं। ठीक है, तो इतने बड़े झुंड में रहकर एक साथ ही शिकार करते हैं, और ये बैठते कहाँ पर है, ज्यादातर जो हमारे आसपास के जो छोटे छोटे बने हुए टापू हैं उनके पहाड़ से उन पर जाकर बैठते हैं। ठीक है, बैठेंगे तो वहां पर हो गई कि इतना खाया तो अब बीट तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इनकी बीट जो है वो इतनी मात्रा में होती है, इतनी ज्यादा होती है कि इनके जो ये पत्थर है, ये जो पहाड़ है ना बेटा, इन पत्थरों के ऊपर लेयर बन जाती है, किसकी, बीट की। ठीक है, छी मत बोलो, ये मेन्योर है, खाद है। ठीक है, तो अच्छा है। चलिए, तो ये इस तरह से क्या करता है बेटा कि यहाँ पर पूरी एक खाद के रूप में या एक लेयर के रूप में इनकी जो बीट है वो यहाँ पर फैल जाती है। फिर इस तरह से आप देख रहे हो ये अंकल जी क्या कर रहे हैं, हाँ खाद निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, जो ये गुएनो पक्षी जो है बेटा, इन मिट्टी को खोद रहे हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो आसपास की मिट्टी में भी जाएंगे। ठीक है, तो इस मिट्टी को खोदकर हम क्या करते हैं, इसको कंपोस्ट के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में, कंपोस्टिंग के रूप में। कुछ दिन इसको सड़ने दिया और उसके बाद हम इसका यूज जो है वो फार्मिंग के लिए कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुएनो पक्षी की बीट या बर्ड गुएनो कहते हैं। अभी तक बहुत बड़ा जो मिसकंसेप्शन था वो ये था कि किसी को ये पता ही नहीं है बर्ड गुएनो होता क्या है। बर्ड गुएनो का मतलब हम ये सोच रहे थे कि चिड़िया की बीट, अभी तक जो हम पढ़ते हैं बुक्स के अंदर वो यही पढ़ते हैं कि चिड़िया की बीट क्या कहलाती है, बर्ड गुएनो कहलाती है, जो कि गलत है। ठीक है, बर्ड गुएनो एक पक्षी का नाम है, उसकी बीट जो है वो सांद्र खाद के रूप में यूज होती है। मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कि पोल्ट्री खाद तो हम स्थूल खाद में रखते हैं, है ना, और बर्ड गुएनो को सांद्र खाद में। तो ये भी पक्षी की बीट है, तो मुर्गी भी तो पक्षी है। ठीक है, तो वो भी हमारे सांद्र खाद में आना चाहिए फिर तो इसका डिफरेंस यही है कि मुर्गी जो है उसके खाद के अंदर या उसकी बीट के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, बट ये क्या खाते हैं, मछली खाते हैं। क्या खाते हैं बेटा, ठीक है, मछली में प्रोटीन ज्यादा होता है। प्रोटीन किससे बन रहा है, नाइट्रोजन से, इसीलिए इनके अंदर प्रोटीन कंटेंट या न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, बात करें बर्ड गुएनो की बेटा, तो इसके अंदर नाइट्रोजन लगभग कितना होता है, 7 to 8%। कितना होता है,
बात करें P2O5 की तो फॉस्फोरस बड़ा अच्छा होता है, इसके अंदर कितना 11 से 14%, ठीक है। तो 11 to 14% और 2 to 3% जो है वो क्या होता है इसके अंदर K2O या पोटाश होता है, ठीक है। तो इस न्यूट्रिएंट कंटेंट के अंदर आप खुद ही देख लो, अभी हमने FIM की बात करी तो नाइट्रोजन कितना था बेटा 0.5%, यहाँ कितना है 8% है, तो कितना ज्यादा हो गया है ना। दूसरी बात करें फॉस्फोरस की तो कितना था 0.25%, यहाँ पर कितना है 14% है, तो काफी ज्यादा है। लास्ट बात करें यहाँ पर K2O की तो वो भी 0.5 था, यहाँ 3% आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो कंटेंट है वो ज्यादा है, इसीलिए हम इसको किस में यूज करते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स में यूज करते हैं। क्लियर है चीज। चलिए नेक्स्ट बात करें इसमें अगला कि हमारे पास बची हुई और कौन सी कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर्स है, सिंपल सी याद रखनी बेटा। एक कौन सी है फिश मील, कौन सी है जिसको हम क्या बोलते हैं मछली की खाद, किसकी खाद कहते हैं बेटा मछली की खाद कहते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट कंटेंट लिखे हुए हैं ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश के हैं, NPK के हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम बात करेंगे तो ये N और P है, यहाँ पर K की जरूरत नहीं है, वो 1.5 के आसपास या 2 के आसपास है सभी के अंदर, इसलिए हमने लिखा नहीं, ठीक है। बात करें फिश मील की तो नाइट्रोजन कितना बेटा 4 to 8%, ठीक है। फास्फोरस की बात करें तो कितना है 3 to 9% और पोटाश कितना है 1 to 1.5%, ठीक है। यहां से याद जो है वो आपको नाइट्रोजन याद रखना बेटा, फिश मील के अंदर नाइट्रोजन याद रखना कितना है 4 से 8% होता है, कितना होता है 4 से 8%, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पर बची हुई हमारी 3 जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर्स है, एक हमारे पास कौन सी है बेटा रो बोन मील, कौन सी है रो बोन मील। रो का मतलब क्या होता है कच्चा, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या है बेटा एक कच्चा हड्डी का चूरा है, किसका चूरा है हड्डी का चूरा, ठीक है। बोन मील को हम क्या कहते हैं हड्डी का चूरा कहते हैं, मतलब जो हड्डियां बच गई है जानवरों की उनको हम क्या करते हैं उनको क्रश करके और फिर उसका यूज जो है वो मैन्योर के रूप में हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हड्डी का चूरा जो है उसमें नाइट्रोजन कितना है बेटा 3 to 4%, कितना है 3 to 4%। सेकंड बात करें हमारे पास कौन सी है स्टीम्ड बोन मील, कौन सी बेटा स्टीम्ड बोन मील। स्टीम्ड का मतलब क्या है जिसको हमने क्या दी है भाप दी है, क्या दी है बेटा भाप दी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भाप से ट्रीटेड या फिर हम इसको कह सकते हैं उपचारित, ठीक है। तो भाप द्वारा उपचारित जो हमारी बोन मील है, ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजन तो क्या हो जाता है बेटा कम हो जाता है। कारण क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो गैस के रूप में उड़ जाता है, वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है। तो अगर कच्ची बोन मील की बात करें तो नाइट्रोजन 3 to 4%, और अगर स्टीम हमने दे दी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी वजह से नाइट्रोजन तो क्या हो जाता है कम। लेकिन इससे फायदा किसमें होता है फास्फोरस में, किसमें होता है फास्फोरस में। फास्फोरस फिक्स हो जाता है, हड्डियों में फास्फोरस है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रो बोन मील की बात करें तो लगभग 20 से 25% फास्फोरस होता है। लेकिन अगर स्टीम्ड की या फिर भाप से उपचारित हड्डी के चूरे की बात करें तो उसके अंदर कितना बढ़ जाता है बेटा 5% का अंतर आता है, वो लगभग 25 से 30% हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा है या नहीं है बढ़िया है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए तैयार होता है बेटा यहाँ पर कि स्टीम्ड बोन मील जो है उसके अंदर कितना फास्फोरस होता है, इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है। और स्टीम्ड से 5% कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा रो बोन मील आ जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट बात करें बेटा मीट मील की, जिसको हम क्या कहते हैं मांस की खाद कहते हैं, क्या कहते हैं मतलब मीट जो है मांस जो है उसको खाद के रूप में उपयोग करना, ठीक है। तो उसके अंदर नाइट्रोजन कितना है 8 to 9% और फास्फोरस कितना याद रखना है 7%, 7% उसके लिए याद रखना है, ठीक है। मेन जो आपके लिए बनते हैं वो दोनों बता दिए। बोन मील याद रखना अच्छे से, इसको मत भूलना क्योंकि 2 टाइप की है, दोनों में कंफ्यूजन कर सकता है, ठीक है। और एक हमें याद रखना है वो हमारा क्या है फिश मील याद रखना है कि फिश मील में कितना नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। ये डिफिकल्टी है क्या याद करने में, इसको करना कुछ नहीं है, जितने भी हमने पढ़े हैं उन सभी को एक लाइन में लिखना है, ठीक है। चाहे FIM हो कंपोस्ट हो वर्मी कंपोस्ट हो जितना भी हो सबको एक लाइन में लिख लो और उसके सामने NPK जितना है वो उसके आगे लिख लो।
ठीक है, और फिर अपन उसको चलते फिरते आराम से उसको देखते रहे, वो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट बात कर ले बेटा। अब बचा हुआ हमारे पास वो क्या है, ऑयल केक्स। किसकी बात करेंगे, ऑयल केक्स, या हम कह सकते हैं इसको खलियां। क्या कह सकते हैं, खलियां। ठीक है, खलियां क्या होती है वो समझ लो। जब हम बात करते हैं किसकी, तिलहनी फसल की। किसकी बात करते हैं बेटा, तिलहनी फसल की बात करते हैं। तो तिलहनी फसल से हमें क्या मिलते हैं, बीज मिलते हैं। क्या मिलते हैं, बीज। उसको हम क्या कहते हैं, सीड कहेंगे। ठीक है, उस सीड से क्या निकलता है बेटा, तेल निकलेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑयल कहेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑयल सीड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑयल सीड। जब उससे हमने ऑयल निकाल दिया, तेल अलग कर दिया, उसके बाद उससे बचा हुआ जो अवशेष होता है, ठीक है, उस अवशेष को क्या कहा जाता है बेटा, खली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खली, या फिर इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, केक कहते हैं। क्या कहते हैं, केक। ठीक है, यही है जो इसको हम कहते हैं ऑयल सीड केक। मतलब हमारी तिलहनी फसल से, बीज से जब हमने तेल अलग कर दिया, उसके बाद बचा हुआ उसका अवशेष क्या कहलाएगा, वो ऑयल सीड केक। कोई डाउट इसके अंदर, सिंपल सा है। अब ऑयल सीड केक है वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। एक होता है कौन सा, एडिबल ऑयल केक, मतलब हम कह सकते हैं खाद्य खलियां। कौन सी खलियां बेटा, खाद्य खलियां, या फिर आप उसको सही कह रहे हैं, खाने योग्य। खाद्य का मतलब क्या है, खाने योग्य। ठीक है, जो खाने योग्य खलियां है उसे हम क्या कहेंगे, खाद्य खलियां, और जो नहीं खाने योग्य है वो अखाद्य खलियां। सिंपल सा है। ठीक है, चलो, तो क्या तुम ग्राउंडनट केक खा सकते हो, हाँ सर खा सकते हैं, मूंगफली वैसे खाते हैं तो ये भी खा सकते हैं। ठीक है, क्या तुम यहाँ पर शीशेमम या तिल की खली खा सकते हो, खाते ही हैं सर, खा क्या सकते हैं, सर्दियों में खाते। क्या तुम यहाँ पर सरसों की खली खा सकते हो, नहीं सर, फिर खाद्य खलियों में क्यों रख दिया। ठीक है, ये किसके आधार पर है, पशुओं के आधार पर है, हमारे आधार पर नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है आपसे पूछ ले वहां पर कि सरसों की खली किसका उदाहरण है, या फिर पूछ ले निम्न में से अखाद्य खलियां है, और पहला ऑप्शन ही दे रखा है सरसों, तुम सरसों करियो कि सर सरसों को खा थोड़ी सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे आधार पर नहीं है, ये किसके आधार पर है बेटा, पशुओं के आधार पर। जो भी हमारे एनिमल्स है, अगर वो खा सकते हैं तो खाद्य खली कहलाएगी, और अगर वो नहीं खा सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अखाद्य खली, या फिर नॉन एडिबल क्रॉस ऑयल केक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज है वो ध्यान रखना, कंफ्यूज यहीं से होता है। बाद में जो अखाद्य खलियां उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें होता है, ठीक है, तो सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें मिलेगा बेटा, अरे किसमें मिलेगा, मूंगफली में। किसमें मिलेगा, मूंगफली में। दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसमें मिलता है, मूंगफली की खली में मिलता है। किसमें मिलता है, मूंगफली की खली में। समझ में आई बात। ठीक है, अब कई लोग इसका विद्रोह करने बैठ जाएंगे कि सर कुसुम में होता है, वो कब होता है वो देख लो। ठीक है, नहीं तो गलत कराओगे। ठीक है, कैसे होगा, जब हम बात करते हैं किसकी, सैफ फ्लावर की। सैफ फ्लावर का मतलब क्या है बेटा, कुसुम। क्या मतलब है, कुसुम। कुसुम की बात करें तो इसका जो बीज है उसके ऊपर भी कवर होगा, सीड कोट होगा, है ना। तो जब सीड कोट उस पर रहता है उस समय पर तेल निकालेंगे। दूसरा, सीड कोट को हटाकर तेल निकालेंगे, तो ज्यादा तेल की मात्रा कब मिलेगी। ठीक है, समझ में आती है चीज कि जब सीड कोट भी साथ में, सीड कोट में तेल है नहीं, है ना। आप मूंगफली डायरेक्ट ही पूरी छिलके के सही थी, उसको आप तेल निकाल लो तो ज्यादा तेल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। आप छिलका हटाने के बाद उसको फिर तेल निकालो तब सही अमाउंट में तेल निकलेगा। तो वही चीज जो है वो सैफ्लावर के साथ है बेटा। डीकॉर्टिकेटेड का मतलब क्या हुआ है, छिली हुई। कौन सी, छिली हुई। तो जब आप छिली हुई जो हमारे कुसुम के बीज हैं उनसे तेल निकालोगे तो तेल ज्यादा मात्रा में निकलेगा। तेल भी ज्यादा मात्रा में तो उसमें नाइट्रोजन भी ज्यादा निकलेगी। लेकिन जब आप किसकी बात करोगे, वापस से अगर बात करें इसमें कुसुम की,
और उसके अंदर अनडिकोटिकेटेड का मतलब क्या है कि हमारा जो इसके अंदर बीज चौल है, ठीक है, उस बीज चौल के साथ में, तो बीज चौल सहित की बात करें तो उस समय पर नाइट्रोजन या ऑयल की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझने का है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर बिना छिली हुई कुसुम, तो उसका नाइट्रोजन कंटेंट कितना है बेटा, 3.9%, मतलब 4% के आसपास। ठीक है, लेकिन हम बात करें छिली हुई कुसुम की, तो उसका नाइट्रोजन कंटेंट कितना है बेटा, 7.9%, जो क्या है, मैक्सिमम है। समझ में आ गई बात, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन फ्रेम होता है ना, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक बार इसको लिख लेना, बाद में पहले क्वेश्चन जो है उसको समझ लो। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन कहता है इसके अंदर कि 4 ऑप्शन हमको दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है, वो कौन सी खली में पाई जाती है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास तैयार होंगे, हमको पहले से पता है। एक ऑप्शन आपको इसके अंदर क्या दे दिया बेटा, मूंगफली। ठीक है, दूसरा आपको क्या दे दिया, इसमें कुसुम दे दिया। तीसरा दे दिया इसके अंदर सरसों, और चौथा आपको मान लिया दे दिया कपास। चलिए आंसर क्या जाएगा, चलिए कितने लोग कहते हैं मूंगफली आंसर जाएगा, ठीक है, कितने लोग कहते हैं कुसुम सही जाएगा, गलत है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, मूंगफली। वापिस से अभी शांति रखो, रुको जरा। चलिए दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है उसको देख ले। एक तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, मूंगफली। दूसरी हमने बात कर ली यहाँ पर छिली हुई कुसुम। तीसरी हम बात कर ले यहाँ पर सूरजमुखी। चौथी बात कर ले यहाँ पर कपास। ठीक है, अब बता दो। ठीक है, अब आंसर क्या जाएगा, छिली हुई कुसुम। ठीक है, यही चीज जो है वो एग्जाम में हमें याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमें सिर्फ और सिर्फ कुसुम दिया हो तब हमें हाईएस्ट नाइट्रोजन इसमें नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कितना होगा बेटा, लगभग 3.9% होगा। ठीक है, और जब मूंगफली की बात करें तो कितना है, 7.2%। लेकिन जब आपको अलग से दे दिया तो मूंगफली के अंदर तो कितना आ रहा, 7.2, और छिली हुई कुसुम में कितना है, 7.9%। ये हमारा आंसर जो है यहाँ पर जाएगा, और यही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और उस टाइम भी हम जो है इस चीज में यहीं पर कंफ्यूज हुए कि कौन सा आंसर जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट रहा आप नहीं? चलिए इसको लिख लें एक बार। हाँ, एक मिनट, ये क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद फिर मैं पीछे कर दूँ। चलो लिख लिया, ओके। चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या काम कर रहा है यहाँ पर, कोई डाउट नहीं। चलिए अगली बात करें बेटा किसकी, कपास की। तो कपास में कितना है, 6.4%। ठीक है, लास्ट इसके अंदर सीसेमम और मस्टर्ड की बात कर ले तो सीसेम का मतलब क्या है बेटा, तिल। कॉटन का मतलब क्या था, कपास। मस्टर्ड का मतलब, मस्टर्ड का मतलब या सरसों, राई। ठीक है, क्या मतलब है इसका, राई। ठीक है, यहां पर आप इसको सरसों भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारी क्रॉप जो है उसमें तो समझ में आ गया मस्टर्ड का मतलब क्या है, राई है। ठीक है, वहां पर हमें मस्टर्ड का मतलब राई याद रखना है, सरसों नहीं करना। ठीक है, चलिए कपास की बात करें तो 6.4, सीसेमम की 6.2 और मस्टर्ड की कितने, 5.2। याद रखने का तरीका जो है यहीं से समझ लो। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ग्राउंडनट की। किसकी बात करें बेटा, ग्राउंडनट। दूसरा उससे कम किसके अंदर है बेटा, कॉटन के अंदर। ठीक है, उससे कम किसके अंदर है, सीसेमम के अंदर। उससे कम किसके अंदर है, मस्टर्ड के अंदर। ठीक है, 4 ये याद हो गए। इसके बाद बचा हुआ अलग से जो याद रखना है वो हमें सैफलार का याद रखना है।
ठीक है। ग्राउंडनट के अंदर कितना याद करा 7.2, कॉटन के अंदर कितना 6.4 मत करो 6.2 कर लो, ठीक है। फिर बात करें इसके अंदर सीसेमम के अंदर भी कितना 6.2, एम जो है हमारा मस्टर्ड उसके अंदर 5.2। हो गया याद। एक ट्रिक याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना, सब याद है, ठीक है। सिर्फ सेफ्लावर का अलग से याद रखना, छिली हुई है, ठीक है, कॉर्टिकेटेड है तो उसके अंदर 7.9 और अनडिकॉर्टिकेटेड या बीज चौल सहित है बिना छिली हुई है तो उसके अंदर 3.9 है। बाकी जो है आराम से याद कर सकते हैं। तुम दोनों का क्या चल रहा है? तुम दोनों क्यों मेरा ध्यान भंग कर रहे हो? चलो लिख लिया। क्या याद रखना है? GCSM, ठीक है, याद हो सकता है आराम से। एक ट्रिक याद रख लो, आराम से याद हो जाएगा, कुछ अलग याद नहीं रखना। 7.2, 6.2, 6.2 और 5.2, ठीक है। इसको चाहो तो 6.4 भी कर सकते हो कि सर ये तो इससे ज्यादा है, ठीक है, चाहो तो कर सकते हो। मेरी तरफ से तो ये है कि इनका सीरीज जो है वो याद रख लेना। इसके अलावा 7.2, 6.2, 6.2 और 5.2, बस खत्म। कोई याद रखने की जरूरत पड़ी है अलग से? नहीं। चलिए लिख लेंगे जल्दी से इसको, फिर जाना भी है, खाना भी खाना है, जल्दी चलो। फिर लास्ट स्लाइड है, ठीक है, हो गया, लास्ट स्लाइड है, उसके बाद फिर चलो। लिख लिया? यस सर। ओके, चलिए अगली बात कर ले बेटा किसकी? नॉन एडिबल ऑयल केक्स या फिर हम कहेंगे अखाद्य खलियां। कौन सी खलियां? अखाद्य खलियों की। तो ऐसी खलियां जिन्हें पशु नहीं खाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अखाद्य खलियां कहेंगे। पहली कौन सी बेटा? नीम केक। बकरियां तो खाती है नीम? खाती है, बता रहा हूं मैं तुमको, पूछ नहीं रहा हूं, खाती है वो, ठीक है। पर दूसरे पशु गाय भैंस वगैरह नहीं खाते हैं, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते, ठीक है। तो नीम केक। दूसरा हमारे पास कौन सा बेटा? कैस्टर केक, जिसको कैस्टर को हमने क्या कहा? अरंडी कहा, ठीक है। कैस्टर का साइंटिफिक नेम क्या है? वेरी गुड। और कौन बताया कैस्टर का साइंटिफिक नेम? नहीं, कोई नहीं, इसने बताया वो सही बताया है, ठीक है। क्या नाम है? रिसिनस कम्युनिस, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा, कैस्टर जो है उसका नाम क्या है? रिसिनस कम्युनिस। लिखना चाहो यही लिख लो। ओके, चलिए अगला कौन सा है बेटा? करंज केक। करंज का नाम? अभी। ये कौन सा नाम है? अरे सर अभी तो पढ़ा था। पिंगोमिया पिन्नाटा। महुआ का नाम क्या है? बेसिया लेटिफोलिया, ठीक है। तो ये चारों जो है वो याद रखना बेटा कैसे है हमारे नॉन एडिबल ऑयल केक से। यही से याद रख लो क्या करना है। एक तो है नीम, एक कौन सा है? कैस्टर, एक कौन सा है? करंज, एक कौन सा है? महुआ, ठीक है। कौन है ये? NCKM याद रख लो, अखाद्य खलियां, ठीक है। अखाद्य खलियों में कितनी याद रखनी है? 4। खाद्य खलियों में कितनी याद रखनी है? 5, ठीक है। वैसे तो 4 याद रखनी है, एक अलग से याद रखनी है, 5, ठीक है। बात करें बेटा नीम के अंदर, तो इसके अंदर कितना मिलता है? 5.2%। कितना मिलता है बेटा? कैस्टर की बात करें तो फिर वापस से कम कर दो, एक कितना हो गया? 4.2%, ठीक है। उसमें से आपने 0.2 कम कर दो तो कितना हो गया? 4। या फिर हम इसको एग्जैक्टली लिखना चाहें तो 3.9% लिख सकते हैं या 4% भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 0.2% कम कर दिया। फिर हमको क्या करना है? इसमें से लास्ट याद रखना पड़ेगा, महुआ कितना है बेटा? 2.5%, ठीक है। तो इस तरह से इनको भी ट्रिक के साथ ही याद रख लो, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसमें है? नीम में है, ठीक है। नीम है, उसके बाद कैस्टर है, फिर करंज है, फिर महुआ है। 4 ऑप्शन दे दे, पूछ ले निम्न में से न्यूनतम नाइट्रोजन किसमें पाई जाती है? महुआ में। सर्वाधिक किसमें हुई? नीम में, ठीक है। यहाँ पर मूंगफली भी दे दे, फिर पूछ ले तो अखाद्य होगा तो हाँ होगा, खाद्य होगा तो। एक बार तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, 4 ऑप्शन देकर पूछ लिया निम्न में से अखाद्य खली कौन सी है? आंसर गया था उसमें महुआ की,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब तुम इन क्वेश्चनों पे हंस रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए एग्जाम की तैयारी जो है ये सोच के मत करना कि एग्जाम बहुत टफ होने वाला है, बहुत ही खतरनाक पेपर आने वाला है, ऐसा नहीं है। पेपर तुम्हारे लिए ही आएगा, तुम्हारे लेवल का आएगा, तुमने जो पढ़ा है क्लास में उससे आएगा। ठीक है, इतना बता देता हूं तुमको। तुम एग्जाम जो है जब बैठोगे और तुम अगर क्लास में ढंग से तरीके से बैठकर अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेट करके अगर पढ़ रहे हो ना, तो एग्जाम देते समय तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी कि यार ये तो मैंने पढ़ा था और इसका आंसर ये है। ठीक है, हाँ, पर ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। चलिए लास्ट बात कर ले, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बेटा। पहली चीज, नीम जो है उसका अपघटन मृदा में धीरे होता है। कैसे होता है? धीरे। अपघटन धीरे है, इसका मतलब उससे जो नाइट्रोजन मिलेगी वो भी धीरे होगी या नहीं होगी? होगी ना। अपघटन धीरे है तो नाइट्रोजन भी तो धीरे मिलेगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, या हिंदी में कहना चाहे तो हम इसे कहेंगे नाइट्रिफिकेशन अवरोधी। क्या कहेंगे बेटा? नाइट्रिफिकेशन अवरोधी, क्योंकि इसका जो अपघटन होता है वो क्या होता है? बहुत धीरे होता है। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो नाइट्रिफिकेशन अवरोधी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो अपघटन है, डीकम्पोजिशन है, वो कैसे होता है बेटा? धीरे होता है। ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन इससे धीरे धीरे मिलेगी, इसीलिए हम इसको इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, पहली चीज। नीम का साइंटिफिक नाम क्या था? ओके, कौन सा रसायन मिला बेटा इसमें? अजाडिरेक्टिन और निम्बिडिन, दो याद रखना। ठीक है, फिर बात करें बेटा इसके अंदर दूसरा, कैस्टर केक, अरंडी की जो खली है उसकी खास बात क्या है कि ये क्या करती है? ये दीमक का नियंत्रण करती है। किसका नियंत्रण करती है बेटा? दीमक का। क्यों करती है? क्योंकि इसमें एक रसायन होता है जिसका नाम क्या होता है? रेसिन। क्या नाम है? रेसिन, रेजिन नहीं है। ठीक है, क्या नाम है? रेसिन है। रेजिन जो है वो किसमें मिलता है? रेजिन्स, बिल्कुल आम के अंदर मिलता है, उसका जो पल्प निकल रहा है उसको हम रेजिन कहते हैं। ठीक है, वो अलग है, वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। यहां पर याद रखना है रेसिन। ठीक है, RICIN, रेसिन हिंदी में हम कहेंगे उसको। तो ये किस में मिलता है? कैस्टर में मिलता है। और मैंने नाम इसीलिए लिखा है, इसका नाम क्या है? रिसिनस कम्युनिस। तो इससे क्या मिलेगा? रेसिन नाम का रसायन मिलेगा। अगली बात करें बेटा इसके अंदर करंज की, तो हम बात कर चुके हैं करंज से क्या कम होगा? निमेटोड, मतलब हमारे सूत्रकृमि। तो इससे नियंत्रण किससे होगा बेटा? सूत्रकृमि का नियंत्रण होगा। ओके, चलिए लास्ट बात कर ले इसके अंदर किसकी? महुआ की। तो महुआ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका प्लांट बड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है, आप अगर इसकी टहनी पर लटक जाओ टहनी टूट जाएगी, लेकिन इसका जब अपघटन होता है तो वो धीरे होता है। ठीक है, मतलब ये भी नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर की तरह काम करता है। ठीक है, उसकी वजह से काम जो है, हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसको हम लगभग कितने सप्ताह पहले खेत में मिलाते हैं? 3 से 4 सप्ताह पूर्व। कब मिलाते हैं? 3 से 4 सप्ताह पूर्व खेत में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, बाकी जितनी भी खलियां हैं उनके लिए लास्ट में याद रखना बेटा, जितनी भी हम यहाँ पर खलियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, उन खलियों का उपयोग जो है वो लगभग 2 सप्ताह पूर्व किया जाता है। कितने सप्ताह पूर्व? 2 सप्ताह पूर्व। बस जो हमारे महुआ की खली है उसका उपयोग हम कब करते हैं? 3 से 4 सप्ताह पूर्व करते हैं, क्योंकि उसको डिकम्पोज होने में, अपघटित होने में समय लगता है। क्लियर है? चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करें। ओके, चलिए।